जो हम सब देखते हैं, घर का, गाड़ी, अब तो गाड़ियां चाहिए लोगों को, लेकिन यही वो लोग हैं जो तय करते हैं कि हमारे सपने का क्या होगा। और इसीलिए एक ईमानदार सवाल से शुरुआत में करना चाहती हूं ऐसे तमाम लोगों को जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। आप भी इनकी ईमानदारी को नापिएगा इस सवाल में, क्योंकि मैं इनसे ये पूछूंगी कि एक घर जो हम खरीदते हैं लगभग 1 करोड़ का, उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? ईमानदार सवाल, ईमानदार जवाब होना चाहिए इसका। शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगी मोहित गोयल, क्योंकि आप बड़े यंग और बहुत ही डायनामिक दिख रहे हैं मुझे, मैक्स ग्रुप के सीएमडी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक घर जो आप 1 करोड़ का मान लीजिए, हालांकि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, एक घर जो आप 1 करोड़ की बेचते हैं, जरा बता दीजिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द सीएमडी ऑफ द कंपनी, आई एम द सीईओ। ओके, सीएमडी इज माय फादर, सीईओ। मैं ओवरऑल एक बार डेवलपर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर उस पे आएंगे। नहीं, एक प्रॉफिट, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इससे शुरुआत है। क्योंकि अभी डेवलपर कम्युनिटी को ऐसे देखा जाता है कि डेवलपर माफिया है, वो 100% मार्जिन, 200% मार्जिन, 300% मार्जिन कमाता है और कस्टमर को पता नहीं, कस्टमर के साथ चीटिंग करता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, इंडस्ट्री की परसेप्शन चेंज करने की नीड है। दैट इज द रीजन हम लोग, जो ये यंग जनरेशन आ रही है इंडस्ट्री में, हम लोग मेजरली इस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग इमेज मेकओवर करें इंडस्ट्री का। क्योंकि हमारे पास 100% मार्जिन नहीं है, 200% मार्जिन नहीं है, जो परसेप्शन जनरली रहती है। अगर 100-200% मार्जिन होते तो हम लोग बहुत और लॉन्चेस कर रहे होते, बड़ी हो गई होती कंपनी हमारी, प्रॉफिट अच्छे खासे दिख रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपर तो बेचारा रोजी रोटी कमा रहा है अपने 10-20%। सीरियसली साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला मोहित। छवि तो बहुत बदली है, मतलब 15 to 20% मार्जिन हैं डेवलपर के। 15 to 20%। अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी ने जमीन ले रखी है 20 साल पहले, आज उसको मोनेटाइज कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसके मार्जिन काफी ज्यादा होंगे। उसके मार्जिन हो सकते हैं 100-200% हो, लेकिन उसने उतना इन्वेस्टमेंट भी किया, उतना इंटरेस्ट। 1 करोड़ वाले घर पे आप बता रहे हैं 15 से 20%? क्या जो ज्यादा महंगे घर होते हैं उस पर मार्जिन भी बढ़ता है? जो लग्जरी सेगमेंट होता है, लग्जरी सेगमेंट में जनरली मार्जिन ज्यादा रहते हैं। कितना? डिपेंड करता है। लोधा जैसी कंपनी है, हो सकता है उसमें 80% मार्जिन कमा रही हो, 100% मार्जिन कमा रही हो, और डिपेंड करता है क्योंकि आप कितनी। अब देव रिसेंटली लॉन्च अ प्रोजेक्ट द पार्क, उसके अंदर उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेके आए एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब ऐश्वर्या राय, उसकी कीमत तो लेनी पड़ेगी उन्हें, वो भी बायर से ही वसूलते हैं। वो बायर से वसूलते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए दिल बैठा जाता है जब ऐश्वर्या राय को देखते हैं। हम आप लोगों को देखते हैं बड़े बड़े। नहीं, देखिए हमारे तो कोई ब्रांड एम्बेसडर है नहीं, हम तो बिल्कुल भी खर्चा ऐसे कर नहीं रहे हैं। हम अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहे हैं और उसके अंदर 15-20% मार्जिन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और 15-20% मार्जिन तब है जब आप टाइम पे डिलीवर दे देते हो, जब आपको सारे अप्रूवल टाइम पे मिल जाते हैं, बैंक से लोन टाइम पे मिल जाता है। कहीं कुछ अटक गया, जब अप्रूवल अटक गया, कहीं से कुछ एनजीटी आजकल इशू है वो अटक गया, तो बस गया वो 15-20% मार्जिन भी गया। तो आपको जवाब मिल गया, 15 से 20% 1 करोड़ के घर में शुरुआत होती है और 100% तक ये मुनाफा जाता है। और अब अनिल जी की बारी है। अनिल जी हमेशा मुस्कुराते हैं, जब बिल्डर से जुड़े हुए सवाल उठते हैं तो जरूर हर मंच पर आते हैं जवाब देने बहादुरी से, लेकिन ईमानदारी आज हम नापेंगे 1 करोड़ के घर पर। अंजना जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रॉफिट की बात हम तब करते हैं जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है ट्रांसपेरेंट होता है। हम हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अपने नेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ के सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमें हमारा क्या एक्सपेंडिचर है हम ट्रांसपेरेंटली नहीं जानते, और ये सिस्टम सभी लोग जानते हैं कि हम अप्रूवल कैसे लेते हैं, हम जितने भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे एक्वायर करते हैं। तो आप नेचर ऑफ प्रॉफिट डिस्टिंक्टली नहीं पूछ सकते। अगर पूछ सकती हैं, आपको ये राइट है और जनता को भी ये राइट है, लेकिन हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर को ट्रांसपेरेंटली नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, प्रॉफिट अगर आप बुक्स में पूछते हैं, हाँ। आपको पता है कि जो प्रोसेस है यहाँ, जो इनकम्बरसम प्रोसेस है, जो हमारे सिस्टम में खामियां हैं, उसमें कितने एक्सपेंसेस होते होंगे, ये इसका जवाब बहुत मुश्किल है देना। इसलिए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो आप आंकती हैं वो नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 20% और 30%, कोई भी डेवलपर अगर सस्टेन वर्क कर रहा है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है, डिफरेंट सिटीज में काम कर रहा है, चाहे टियर 2 सिटीज में करे, टियर 3 सिटीज में करे या टियर 1 सिटीज में करे, डिफरेंट सेगमेंट के घर बनाए, तो वैसे केसेस में उसके मार्जिन हो ही नहीं सकते हैं इतने, और उतने पे आप टैक्स भी नहीं दे सकते हैं।
इसलिए जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका रियल एक्सपेंडिचर होता है, चाहे मटेरियल्स के टर्म्स में हो या लैंड एक्विजिशन के टर्म्स में हो या अदर टर्म्स में हो या टैक्स के टर्म्स में हो, उसके बाद आपका जो ग्रॉस के बाद नेट प्रॉफिट होता है, वो अगर रियली आप हमसे पूछें तो आज के डेट में डेवलपर कहीं ना कहीं समाज सेवा भी कर रहा है। कारण क्या है? मैं इस चीज के लिए नहीं कह रहा हूं कि 100% ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत टफ टाइम है आज कंज्यूमर के साथ। दो चीजें हैं। अब देखिए, जो हम पूरे कंज्यूमर को 3 सेगमेंट में बांटते हैं। एक सेगमेंट है जो बिल्कुल वेलफेयर स्टेट पे डिपेंड करता है। जेएनयूआरएम क्या है? उसमें वैसे वो कंज्यूमर नहीं है, वो ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो समाज के डिप्राइव्ड क्लास है। दूसरा जो क्लास है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उसके लिए कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अनिल जी, आपने मेरे सवाल पर पूरी इमारत खड़ी कर दी। जी बिल्कुल, लेकिन जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा और ये है कि आम्रपाली ग्रुप के जो हेड हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि एक बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। अगर आप मिक्स सेगमेंट में काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के छोटे से बड़े शहरों में काम करते हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 5 से 10% के बीच में होता है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत अच्छे डेवलपर हैं और बहुत ही खुशनसीब इंसान। प्रॉपर दिल्ली का अगर बताने लगूं तो और भी घट जाएगा और भी कम हो जाएगा। क्या कोई आपसे सहमत नहीं है मुझे लगता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर के पोजीशन के लिए इंतजार कर रहे हैं? आपने घर बुक किया होगा और ऐसे लोग हैं यहाँ पे? आपका हाथ उठ रहा है, ऐसे तमाम लोग होंगे। मैं उस सवाल पर भी आना चाहती हूँ, लेकिन आप प्राइस पर आप भी बोलना चाहिए। बिल्कुल बोले। देखिए, अंशुमान मैगजीन साहब। सबसे पहले मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो बट द डेवलपर इज लाइक एनी अदर बिजनेसमैन। तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए अगर वो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन है कि आप कार मैन्युफैक्चरर हो या कोई और बिजनेस डील में लो, उनको क्यों नहीं पूछते कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। द फैक्ट इज इन द पास्ट प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसका रीजन था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बड़ा पुअर है, इनएफिशिएंसी सिस्टम में थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कंपटीशन कम था। तो 5-10 साल पहले डेवलपर मेकिंग प्रॉफिट्स विच आर एबनॉर्मल, इसका कोई वो नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता था। लेकिन अब टाइम बदल गया है। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था पूछने की। पहले इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अभी आप देखिए रियल एस्टेट कंपनीज लिस्ट कर गई हैं, उसकी वजह से बैंक्स और कंपनीज देमसेल्व्स दे हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग। हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मैगजीन, हर एक टीवी चैनल में रियल एस्टेट का एक वो होगा, प्रोग्राम होगा। अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस इज ह्यूज। आप देखिए सीसीआई गवर्नमेंट हैज बिकम मोर विजिलेंट। तो अब जो पहला टाइम था वो नहीं था। प्रॉफिट अभी भी है, आई एग्री, उतना नहीं है जितना पहले था। पहले डेफिनेटली अबनॉर्मल प्रॉफिट था, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्रॉफिट। लेकिन इसका जो आप कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन कैसे कम होगा, प्राइसेस कैसे कम होंगे फ्यूचर में, उसका एक ही रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना है, सिस्टम कंपटीशन बढ़ना है, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे और द कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट ऑल्सो कम डाउन। बिल्कुल। खट्टर साहब, आपके पास आते हुए, कार सेक्टर, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके अच्छे दिन कैसे आएंगे कंज्यूमर को अपनी जगह रखकर और पूरे सेक्टर को भी रखते हुए? क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। और जो ट्रेंड इस वक्त है, क्योंकि कभी कभी दिखाते हैं हम, जैसे कि आपसे पहले भी बात हो रही थी, एसयूवी ज्यादा बीच में बिकने लगे, ऑल्टो की सेल्स कम हो गई, अब इस महीने ऑल्टो की सेल्स सबसे ज्यादा है। ये क्या बताता है हिंदुस्तान और उसके ट्रेंड के बारे में? देखिए, जहां तक ऑटोमोबाइल्स का है, साल डेढ़ हो गया है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, बट दैट इज इन लाइन विद द इंडियन इकोनॉमी। Automobiles cannot be out of step with the Indian economy. In fact, एक किस्म का नॉर्म है कि अगर इकोनॉमी 1 होगी तो ऑटोमोबाइल 1.5 ग्रोथ होगा। सो ये टाइम ज़रा मुश्किल था, लेकिन 1-2 महीने में अब लग रहा है कि थोड़ा सा हलचल बढ़ी है, तो ये आगे चलेगा। जैसे इकोनॉमी में अगर इम्प्रूवमेंट आएगा तो ऑटोमोबाइल भी होगा। जहाँ तक आप भविष्य की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल आप 5-10 साल 15 साल का अगर होराइजन देखेंगे तो इसमें ग्रोथ अच्छा रहेगा। बीच में ऊपर नीचे आएंगे, अगर इकोनॉमी में कुछ होता है तो ग्रोथ रहेगा। जहाँ तक आपने कहा है कि ये ट्रेंड की बात है, ये हमने पिछले 1-1.5 साल में ये ट्रेंड देखे थे।
जबकि SUV ज़्यादा बिकने लग गए थे और ऑल्टो वगैरह कम थी। इसका मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट की जो फ्यूल पॉलिसी है वो स्क्यूड हो गई थी। दी गैप बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल जो 30 रुपए हो गया था तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई थी। अब 14-15 हो गया है और 9 होना है, तो आप देखिए कि ऑल्टो फिर वापस आ गया है। लोग डीजल कार्स की तरफ बीच में भागने लगे थे ज्यादा। एक जेनरिक सवाल मैं आप तीनों से कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छे दिन कैसे आएंगे, आपके भी और बायर के भी? मैं आंसर करना चाहूंगा इसके अंदर। हम बायर के अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। आज की डेट में डेवलपर जो प्रॉब्लम में है कि सेल नहीं हो रही है, 18 महीने का स्टॉक, 24 महीने का स्टॉक उसके पास है, वो मूव नहीं हो रहा है, तो बायर के अच्छे दिन कैसे आएंगे, मैं उस पर थोड़ा आंसर करूंगा। मोहित, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? प्लीज गो। सॉरी, नहीं बिक रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, हैव यू डन एनीथिंग टू ब्रिंग द कस्टमर्स बैक टू योर प्लेस? हैव यू रिवाइज योर रेट्स? अगर आप गाड़ियों में देखेंगे तो आज के अखबार में भी लिखा है 30,000 से लेकर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है जिससे कि वो बेचे। बट आई हैव नॉट रेड दैट बिल्डर्स हैव, आई मीन कभी कभी कह देंगे कि ये छोटा सा कर देंगे, बट देयर हैज टू बी सम वे टू गेट द कस्टमर। मैं बताता हूँ इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आती है। ये मीडिया में ये आम जनता को पता नहीं लगता ये बात। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 यूनिट है बेचने के लिए, मैंने 30 यूनिट 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेच दिए और 20% पैसा ले लिया। अब मंदी आ गई, अब मैं वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में जो माल बेचा है वो 4,000 या 3,000 का करके नहीं बेच सकता, क्योंकि जो 5,000 रुपए माल बेचा है वो मेरे को रिफंड करने आ जाएंगे। लेट मी फिनिश। मैं बेचता कैसे हूं? मैं रेट रिड्यूस नहीं करता। आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज हैं जो रेट रिड्यूस नहीं कर रही हैं, बट वो काफी सारी स्कीम्स लेके आ रही हैं। फॉर एग्जांपल सबवेंशन स्कीम लेके आ गए, वेर इन दे आर पेइंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। कुछ टीवी दे रहे हैं, कुछ फ्रिज दे रहे हैं, तो उस इनडायरेक्टली उनको डिस्काउंट देते हैं, इनडायरेक्टली वो बेनिफिट देते हैं। अग्रीमेंट में अब आपका पेनल्टी क्लॉज होता है, पेनल्टी का 5 रुपए का 10 रुपए कर देते हैं, 15 रुपए कर देते हैं, तो उन तरीके से वो उनको बेनिफिट देते हैं। माय नेम इज योगिता। मेरा सवाल का जवाब ऑलमोस्ट खट्टर जी ने दे दिया कि हमारे हिंदुस्तान में खाना बहुत है पर बढ़ता नहीं है, मकान बहुत है, सप्लाई पर सही टारगेट पे पहुंचते नहीं है। हम आपने जो मकानों की बात की वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात करें, हम टारगेट ही नहीं करते लोअर मिडिल क्लास को। आप टारगेट करके तो देखिए, आपको भी नुकसान नहीं होगा और हमारे यहाँ बहुत जो होमलेस भाई हैं उनको भी घर मिल जाएंगे। आप एक बार चैलेंज तो लीजिए बिल्डर्स लोग को मेरा। ये अफोर्डेबल होम्स मैडम हम लोगों ने अपर और लोअर मिडिल क्लास को ही ट्राई किया, वैसे क्लास को हम लोगों ने टारगेट किया है जिनको गवर्नमेंट का एड नहीं मिलता है। जी श्वेता, दे आर बियॉन्ड। शर्मा जी, कैन आई शेयर वन थिंग? टुडे ऑल्टो आज अंशुमान जी कम बोलते हैं तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल ही मतलब ये ठीक नहीं है। नो, ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना। टुडे ऑल्टो इज बीइंग सोल्ड, वो दिख रहा है, ऑल्टो इज बीइंग सोल्ड टुडे चीपर देन 800 वाज इन 1983। मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्टो आज 1983 में जो मारुति बिकती थी उससे कम दाम पे बिक रही है। अंशुमन जी, आपसे, क्योंकि वो आप कम बोल रहे थे वैसे भी मंच पर बैठकर, लेकिन मेरे एक आम इंसान की जो जिज्ञासा होती है अर्थव्यवस्था को देखकर, जो जगदीश हमें अलविदा कहना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी। ही हैज टू कैच अ फ्लाइट। हाँ श्वेता, तो जो जिज्ञासा होती है वो ये कि अगर ऑटोमोबाइल और हाउसिंग इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा इंडस्ट्री का तो इंतजार है, ये सेक्टर्स में अगर विकास होता है, काम होता है, तो इसका सीधा असर होता है कि सीमेंट का उत्पादन होगा, स्टील का उत्पादन होगा और एक तरह से पहिया चल जाएगा अर्थव्यवस्था का। क्या एक ऐसा कदम आप देख रहे हैं इस बजट में जो हो जाना चाहिए अगर शुरुआत हो? इस बजट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इकोनॉमी का जो फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल्स इस टाइम बहुत पुअर हैं और गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। नो डाउट अगर हाउसिंग सेक्टर या इवन ऑटो सेक्टर, स्पेशली आई टॉक अबाउट द हाउसिंग सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमी में हम अपना जीडीपी 1-2% से बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें यूएस इकोनॉमी जब क्रैश करी थी, क्रैश बिकॉज ऑफ हाउसिंग। आई एम नॉट सेइंग हमें ऐसा करना चाहिए, विच ऑल्सो द फ्लिप साइड इज क्योंकि हाउसिंग रियली कैन क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। तो एक सबसे बड़ा जो ये बजट कर सकते हैं कि फंडिंग, इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज फंडिंग का है। अगर फंडिंग इस इंडस्ट्री में आ जाए फ्रॉम कंज्यूमर साइड, जैसे मैंने कहा टैक्स बेनिफिट मिल जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस टाइम कम नहीं हो सकते, और डेवलपर्स को अगर फंडिंग मिल जाए, चाहे वो रीट स्ट्रक्चर जो इसकी बात करें, जो कि लग रहा है इस बजट में अनाउंस हो जाएगा, जिससे कि लॉट ऑफ डोमेस्टिक मनी जो बैठा हुआ है इस टाइम कंज्यूमर्स के पास, वो रियल एस्टेट में अट्रैक्ट होगा, डेवलपर्स को पैसा मिलेगा। बैंक्स अगर डेवलपर्स को लैंड करना शुरू कर जाएं तो वो जो मनी सप्लाई बोथ फ्रॉम जो डेवलपर के साइड से कंज्यूमर के साइड से विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द रियल एस्टेट सेक्टर। और लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर,
हर एक बजट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा एलोकेट करता है, अगर वही पैसा एलोकेट हुआ, बट मोर इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सप्लाई नहीं, उससे सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस कम होंगे और लॉट ऑफ द इन्वेंट्री विल गो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द की, और इस बजट में मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन बहुत बड़ा फोकस होगा। बहुत छोटा सवाल पूछना होगा, वक्त आगे बढ़ रहा है। कि आमतौर पे जब कोई बायर आपके पास आता है, कंज्यूमर आता है, एक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उसमें इतनी छोटी छोटी बारीक लाइनों में कुछ लिखा तो पढ़ नहीं पाता है। उसके बाद जब उसके पोजीशन लेने की बारी आती है तो वो धक्के खा रहा होता है, वो आज नहीं 2 साल 4 साल 6 साल बहुत लंबा लंबा पीरियड हो जाता है। एक रेगुलेटरी बॉडी की बात की जा रही थी, इन सब चीज़ों को हर बिल्डर जिससे भी बात करो बोला नहीं रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या है रेगुलेटरी, अगर मैकेनिज्म आ भी जाता है तो आप लोग इससे परेशान क्यों हुए? सर मैं तो बोलूंगा आप रेगुलेशन जल्द से जल्द लेके आओ, रेगुलेटरी बॉडी जल्द से जल्द लेके आओ, बिकॉज कुछ कंपनीज की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है और वो रेगुलेटरी बॉडी के लिए हम लोगों ने कभी मना नहीं किया। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हों वो सभी उस एम्बिट में आए।